भैया जी और लड़कियां बनारस के 80 घाट पर गंगा स्नान करने आई थी, लेकिन यहाँ मीरा को ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने छेड़ दिया और वो एक फैमिली से झगड़ पड़ी। बात मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन जब सब शांत हो गया तब रुचि ने शिवानी को बताया कि लड़के ने उसे टच तक नहीं किया था। सब लोग एक हलवाई की दुकान पर खड़े कचौड़ी खा रहे थे। भैया जी और मीरा एक साथ खड़े थे, वहीं रुचि और शिवानी एक तरफ थे। हम बता रहे हैं दीदी, इनको वहम हुआ था। वहम में कोई इतना तमाशा थोड़ी कर देता है। हमारे चाचू के जो फ्रेंड थे ना, वो साइकोलॉजी पढ़ाते थे, हमें भी कुछ कुछ बातें बताते रहते थे। उनमें से एक ये भी थी। हमारा शक सही है या नहीं, ये जानने का एक ही तरीका है। क्या? इनसे पूछिए कि उस आदमी ने कैसे छेड़ा था, मतलब किस तरह का इशारा किया था या क्या किया था। समझ रही है ना आप? पगला गई हो क्या तुम? बार बार पूछेंगे तो उसको ट्रॉमा हो जाएगा। वही दीदी, बार बार सोचने से भी ट्रॉमा हो जाता है। शिवानी रुचि का पॉइंट समझ रही थी। नाश्ता करने के बाद वो सब फिर से घाट गए। अब स्नान तो नहीं करना था, पर यूं ही कुछ देर ठंडी हवा खाने लगे। शिवानी जानबूझकर मीरा के पास बैठ गई। मीरा बस एक टक गंगा की लहरें देखे जा रही थी। सुनो मीरा, तुम मुझे सब बता सकती हो बिना किसी डर के, तुम जानती हो ना? मीरा कंफ्यूज हो गई। वो वैसे भी लहरों को देखते हुए कहीं और ही चली गई थी। अब हाँ दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपसे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो बताओ मुझे, वो जिस लड़के से झगड़ा हुआ उसने तुम्हें कैसे छेड़ा था? क्या दी, छोड़ो ना उस बात को, वो पिट के चला गया ना। अब क्या आप केस करने जाओगे उस पर? नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। बताओ, उसने कैसे तंग किया था तुम्हें? मीरा सोचने लगी। पूरा सीन उसकी आंखों के आगे रील की तरह चलने लगा। वो जब मेरी साइड से निकल रहा था तब उसने मुझे टच किया और हाँ बोलो, घबराओ नहीं। और उसने अपने कपड़े उतार दिए, मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। छी, कितना गंदा था वो। शिवानी सन्न रह गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मीरा के साथ कार में हुआ था, या कार में भी कुछ और हुआ था और मीरा कुछ और समझी थी। शिवानी का दिमाग घूमने लगा। क्या हुआ दीदी, आप परेशान क्यों होते हो? भैया जी ने सही सबक सिखाया ना उसको, अब उनकी टेंशन छोड़ दो। शिवानी मुस्कुरा दी। उसने प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरा। चलो बच्चों, अब हमें चलना चाहिए। ट्रेन का टिकट विकेट भी लेना होगा ना। चलो सब लोग। शिवानी धीरे से रुचि के पास आ गई और उसके कान में बता दिया कि मीरा ने क्या देखा था। हम बोले थे ना दी, उस लड़के ने छुआ तक नहीं था, वो तो अपना ही दुख लिए घूम रहा था बेचारा। इसका मतलब मेरा दी। बाद में। मीरा ने दोनों की तरफ देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। चारों लोग बड़ा वाला ऑटो बुक करके स्टेशन चले गए। इधर ये चारों की टीम बनारस से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन जा रही थी और उधर मन्नू 11 बजे जालंधर स्टेशन पर उतर रहा था। मन्नू ने जालंधर पहुंचते ही सबसे पहले जग्गी को फोन मिलाया। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, पर जग्गी ने फोन ना उठाया। मन्नू भी ढीठ की तरह एक के बाद एक कॉल मिलाता रहा। जग्गी बेचारा रोज की तरह शराब पीकर रात में देर तक सोया था। उसके रूटीन के बीच में मन्नू क्या, बिल गेट्स का भी कॉल आ जाता तो वो ना उठाता। 4th अटेम्प्ट के बाद भी जब जग्गी ने फोन नहीं उठाया तो मन्नू ने खुद ही कैब बुला ली। इजी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के छोटे से ऑफिस में बैठी अफसाना परवीन स्माइल करती हुई अपने नाखून घिस रही थी। आज तो चपरासी भी छुट्टी पर था और जग्गी 2 बजे से पहले कभी ऑफिस नहीं आता था, इसलिए वो अपने सारे पर्सनल काम करने के लिए आज पूरी तरह से फ्री थी। तभी ग्लास डोर खुलने की आवाज आई। अफसाना को सामने से मन्नू आता दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मन्नू वापस अपने कॉर्पोरेट लुक में आ चुका था। क्लीन शेव, 0 पावर ग्लासेस, पीछे किए हुए बाल और व्हाइट शर्ट पर नेवी ब्लू 2 पीस सूट।
प्लस रेड चीफ के फॉर्मल शूज। अंकिता ने उसे बिल्कुल दूल्हा राजा बना के जलंधर भेजा था। सर आप यहाँ कैसे? अच्छा, अपने ही ऑफिस में आने का मैं रीजन भी बताऊं सबको? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। पर आप तो सस्पेंड थे ना? सस्पेंड था, मुर्दा नहीं जो आ नहीं सकता। फॉर्मल मेल आ गई होगी। सिस्टम चेक किया तुमने सुबह से? सिस्टम चेक करना तो दूर की बात, अफसाना ने सिस्टम ऑन ही नहीं किया था। मन्नू के सामने ही उसने जल्दी से कंप्यूटर ऑन किया। यहाँ एक पियून हुआ करता था, वो कहाँ है? वो तो सर आज छुट्टी पर है। उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन दिखाओ मुझे। सॉरी सर, वो तो नहीं दी सर उसने। वेरी गुड, यहाँ सब अपनी मनमर्जी से चल रहा है। सर आपने ही तो कहा था कि मैं यहाँ की रानी हूँ। मन्नू ने उसे एक नजर देखा। 6 महीने पहले मन्नू एक क्लाइंट से मिलने अमृतसर गया था। वहीं उसे अफसाना भी मिली थी और वहीं उससे मिलते ही जॉब मांगने लगी थी। मन्नू तब कंपनी में इतनी पावर तो रखता था कि कहीं भी किसी की भी जॉब लगवा दे, पर वो नोएडा हेड ऑफिस में इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं लाना चाहता था। इसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो ये कि वो नोएडा में कम ही रहता था, उसके साल के 6 महीने तो यहाँ वहाँ घूमने में निकल जाते थे, और दूसरा रीजन था कि ऑफिस में ऑलरेडी अंकिता मौजूद थी और मन्नू को हर शहर में बस एक ही सनम चाहिए होती थी। वो एक से ज्यादा लड़की एक ही सिटी में रखकर अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए मन्नू ने रायजादा को एक गाजर दिखाई। गाजर ये थी कि बेयर मिनिमम खर्चे पर छोटे लेकिन संपन्न शहरों में भी इजी क्लेम के ऑफिस खोले जाएं, मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट किया जाए और अच्छे ऑफर्स दिए जाएं नए क्लाइंट्स को। कम प्रीमियम वाले क्लाइंट्स को भी इंश्योरेंस बेचा जाए। रायजादा मोस्टली मन्नू की बोतल में ही रहता था। उसे भी प्रपोजल बुरा नहीं लगा और उसने हेड ऑफिस के खर्चे पर 3-4 स्टाफ वाले छोटे छोटे ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। मन्नू कैबिनेट से रैंडम फाइल्स निकाल कर चेक करने लगा। इधर आओ अफसाना, शाबाश जल्दी आओ। अफसाना डरती सहमती उसके पास आई। अफसाना के लिए ये ऐसा मोमेंट था जैसे स्कूल खत्म होने के बाद भी उसका होमवर्क चेक करने के लिए कोई प्रोफेसर उसके घर आ गया था। माय डियर, ये क्या है? फाइल है सर। गुड आंसर। तुम आंखों के टेस्ट में पास हो गई। अब ब्रेन टेस्ट में पास होकर दिखाओ और बताओ ये किस चीज की है। ये तो रेंट एग्रीमेंट की फाइल है। शाबाश। तो मुझे ये बताओ कि जिस ऑफिस को अभी 5 महीने पहले रेंट पर 14,000 में लिया था, अब उसका रेंट 25,000 कैसे हो गया? अफसाना के पास जवाब होता तो वो जरूर देती। सही मायने में जिसका जहां जोर चल रहा था वो वहां कमा रहा था। रेंट उसमें से एक आइटम थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली लैंडलॉर्ड ने अचानक से रेंट हाई कर दिया। अच्छा, तो फिर लोकेशन चेंज क्यों नहीं की? ये छोटा सा कबूतर का पिंजरा 25,000 महीने में मिलेगा? बेवकूफ समझा है मुझे। एक काम करो, लैंडलॉर्ड को अभी बुलाओ यहीं, उसको फोन करो। चलो। अफसाना अपनी जगह से हिली भी नहीं। सुना नहीं क्या कहा मैंने? अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं खुद पता लगाऊंगा कौन है वो, और तब अगर रेंट में कोई धांधली निकली तो सबसे पहले तुम्हें टर्मिनेट करूंगा। नहीं, ऐसा मत करना सर। मैं आपको बता दूंगी, पर आप भी प्रॉमिस करो कि आप और किसी को नहीं बताओगे कि मैंने आपको बताया है? अच्छा ठीक है, बताओ। एक्चुअली ये ऑफिस जितेंद्र बाजी का ही है। अब ये कौन है? जग्गी, वो जो एजेंट है? नहीं, वो तो जुगेंदर है। ये पियोन है ना अपना, उसी का ऑफिस है। वो ही हमें रेंट पर दे रहा था। वो पियोन इस ऑफिस का मालिक है? तुम लोग इतने अमीर हो तो फिर जॉब क्यों करते हो? I mean, वो यहाँ पियोन की जॉब क्यों कर रहा है? और रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद क्यों बढ़ाया? वो क्या है ना सर, उसे यहाँ का बजट पहले पता नहीं था। पूरे ऑफिस का पर मंथ मेंटेनेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं हो, ऐसा अंकिता मैम ने कहा था। ओह वेरी गुड। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 24,800। जगी को 15,500 मिलते हैं। और पियून को? 13,300। ये तो कोई 50,000 के आसपास हुआ। बाकी
बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कॉर्पोरेशन को फिक्स अमाउंट जाता है। क्लीनिंग के लिए एक आंटी है, वो भी 4000 लेती हैं। ये सब मिला के 70 अराउंड हो रहा था। वाह, तो इस जितेंद्र के बच्चे ने देखा कि बजट में अभी भी 30,000 बच रहे हैं, तो 14,000 रेंट क्यों लेना, कम से कम 25 तो लो। वाह रे कमीनो। और बदनाम सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं कि वो घूसखोर हैं, करप्ट हैं, सरकारी पैसे की मौज ले रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि हर किलोमीटर में 1000 करप्ट लोग रहते हैं। मुंह क्या देख रही हो, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अभी लाई सर। मनु ने तुरंत अंकिता को फोन मिलाया और सारी कहानी सुनाई। मुझसे शिकायत मत करो, अपने लेवल पर हैंडल करो। कुछ ऑफिसेस बंद भी करने पड़े तो कर देना, लेकिन एक्सपेंसेस कम करो और गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। तुम भूल रहे हो कि ये सब तुमने ही इन लोगों को सिखाया है। तुम भी तो जहां मौका मिला वहां 1 लाख का इंतजाम कर लेते थे। ये लोग अपने लेवल पर 4-5 हजार का जुगाड़ कर रहे हैं। तुम उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि ब्लेम करने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया है। इसीलिए तुम्हारी ये हाई फाई सैलरी है। अंकिता ने अपनी बात की और फोन काट दिया। मन्नू के लिए ये सैलरी गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल कोई इनकम सोर्स भी नहीं था। उसके पास कैश भी कम होने वाला था। मीरा के पैसे भी लौटाने हैं यार। ओह शिट, मीरा कहाँ है? वो तो गोरखपुर जा रही थी, उसके बाद से उससे बात ही नहीं हुई। मन्नू ने तुरंत मीरा को फोन मिलाया। The number you have called is currently switched off. Please call again later. तब तक अफसाना पानी ले आई। मनु ने ग्लास साइड में रखा और अफसाना को 2 ऑप्शन दिए। मैं एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम यहाँ की इंचार्ज हो, इसलिए तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक, तुम मिसबिहेविंग और इरेगुलर टाइमिंग का रीजन डालकर जितेंद्र और जसविंदर दोनों को सर जितेंद्र और जोगिंदर। हाँ भाई, इन दोनों को 30 डेज का नोटिस पीरियड देकर दफा कर दो। ये मैं कैसे कर सकती हूँ सर? आप दूसरा ऑप्शन बताएं ना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम कुछ मत करो, मजे से अपने नाखून घिसो, तब तक मैं इस ऑफिस पर इंक्वायरी बैठाता हूँ। कोशिश करता हूँ जलंधर ब्रांच ही बंद हो जाए। इससे पहले कि अफसाना कोई एग्रीमेंट करते, मनु के पास अननोन नंबर से कॉल आई। वही होगा शराबी आदमी। तुम इसको बोलो कि मैं बिजी, बाद में कॉल करें। मनु ने अफसाना के कान पर फोन लगा दिया। हेलो, इजी क्लेम ऑफिस। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। हेलो इजी क्लेम, अपने बॉस को फोन दे। मनु ने शिवानी की आवाज पहचान ली। उसने तुरंत अफसाना के हाथ से फोन खींच लिया।